आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ये राष्ट्रीयता के पॉइंट ऑफ व्यू से या नियोजन के दृष्टिकोण से कहें, या अगर हम एक पेपर विशेष की बात करें, स्पेसिफिक पेपर की बात करें, तो इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी से इसका कंसर्न है कि जो भाषाएं होती हैं वो एक राष्ट्र को एकीकरण के रूप में कहें या एक अभिकेंद्रीय जो बल होता है उसके रूप में काम करती हैं, या उसमें कहीं जो राष्ट्रीय एकता के अंदर जो भाषाएं होती हैं वो बाधक होती हैं। इस तरह की जो बातें हैं आज के वीडियो में हम आप लोगों से करेंगे। जब हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो मैंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आपसे एक स्टेट और नेशन की जो कॉन्सेप्ट होती है, राज्य और राष्ट्रीयता की जो बात होती है, उसके ऊपर एक पूर्व के वीडियो में चर्चा की थी। और मैंने ये कहा था कि जो किसी भी जो राष्ट्र होता है उसके लिए ये ज़रूरी होता है, उसकी मजबूती के लिए, उसके संप्रभुता के लिए, कि उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना हो, यानी व्यक्ति जो होता है वो उस राष्ट्र से भावनात्मक रूप से एक लगाव रखता है। वो किसी भी राष्ट्र की मजबूती के लिए, एकीकरण के लिए आवश्यक होता है। जब हम भाषाओं की बात करते हैं तो अगर हम भाषा को परिभाषित करें तो भाषा एक संवाद का जरिया है, एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, और जिसके आदान प्रदान से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम भारत में राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में देखते हैं तो स्वतंत्रता के बाद ही इस तरह के जो विषय, जब संविधान के अंदर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात हुई, तो विभिन्न जो राज्य थे, या हम ये कहें कि जो विभिन्न क्षेत्रीयता के दृष्टिकोण से अलग अलग जो भाषा और संस्कृति का जो भारत में विद्यमान है, हम कहते भी हैं कि भारत की जो समृद्धता है वो इस विविधता में एकता के अंदर ही देखने को मिलती है। और वो विविधता भाषाई विविधता भी है, विभिन्न जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं। और इन विविधताओं के माध्यम से भी जो है एक एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें कभी इस तरह की जो बाधकता वाली जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को नहीं मिली। इसीलिए हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो भारत के अंदर देखने को मिलती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो भाषाएं जो होती हैं वो एक समान भाषा जो होती है व्यक्तियों को या व्यक्ति समूह को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं। और चूँकि जो भाषाएं होती हैं, जो स्थानीय जो भाषाएं होती हैं, वो बेहतर संवाद के लिए ज़रूरी होती हैं। जब बेहतर संवाद होता है तो वहाँ पर किसी भी विषय के एकीकरण की जो संभावनाएं होती हैं वो उतनी ही ज़्यादा होती हैं। एक समान उद्देश्य के लिए एक समन्वित प्रयास करने की जो प्रेरणा है वो एक संवाद के ऊपर निर्भर करती है। अगर हम, जब मैंने कहा कि विभिन्न जो दक्षिण के जो राज्य थे उन्होंने इस बात को अस्वीकार किया, क्योंकि दक्षिण के जो राज्य हैं वहाँ पर जो स्थानीय जो भाषाएं जो हैं उनका जो ज़्यादा प्रभाव है, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, या कन्नड़ हो या मराठी हो, तो यहाँ जब भाषाओं को राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक विवाद के जो विषय हैं, या हम ये कहें कि एक अपकेंद्रीय शक्ति के रूप में जो भाषा है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा के रूप में उभर के सामने भी आई। और ये जो विभिन्न जो आंदोलन हुए उनसे ये चीज़ स्पष्ट होकर भी सामने आती है। तो इस तरह की बातों पे हम चर्चा करेंगे। जो राष्ट्रीय चेतना होती है उसकी भी हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय चेतना का जो संबंध है वो एक दूसरे के मध्य एक संवाद से जुड़ा हुआ है, लगाव से जुड़ा हुआ है। तो वो विषय भी इसी राष्ट्रीय एकता में भाषाओं की भूमिका के साथ उसको हम लेके चलेंगे। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि भारत एक बहुराष्ट्रीय राष्ट्र है, जहाँ लगभग मोटी मोटी 187 जो बोलियां हैं यहाँ बोली जाती हैं, और लगभग 23 बोलियां जो हैं वो यहाँ की जो 93% जो पॉपुलेशन है उसके द्वारा बोली जाती हैं।
भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 8th शेड्यूल है, 8वें अनुसूची है, उसके अंदर 22 भाषाओं को शामिल भी किया गया है। और ये जो भाषाई जो विविधता होती है वो प्रादेशिक जो विषमता को जन्म देती है। और ये हम बार बार ये कहते हैं कि स्पेसिफिक क्वालिटीज़ के आधार पर जब हम रीजन्स को डिवाइड करते हैं तो वहाँ भाषा जो होती है अपने आप में एक भाषाई प्रदेश के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन ये जो प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो भाषा एकमात्र कारक नहीं होती है, क्योंकि जब हमने कहा था कि भारत में जब विविधता की एकता की बात करते हैं तो नो डाउट भाषा में विविधताएं हैं। हमारे यहाँ पे जब हमने कहा कि 187 जो बहुत जो बोलियां हैं बहुत ज़्यादा संख्या में है, जिसमें से 23 बोलियां तो ऐसी हैं जो सामान्य बोलचाल के अंदर, या जिसमें 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमने स्वीकार की है। तो कहीं न कहीं एक प्रादेशिक या एक क्षेत्रीयता की भावना को जन्म देती है। लेकिन अन्य जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो स्वरूप हैं जो उस भाषा के लिए, या ये कहें कि सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप का एक अंग मात्र है भाषा, तो वो सामाजिक सांस्कृतिक जो समांगता है वो चाहे वो प्रार्थना के रूप में ले लीजिए या उन क्रियाक्रम जो होते हैं उसमें हम ले लीजिए, तो वहाँ पर कुछ ऐसी समानताएं हैं जो कहीं न कहीं एक राष्ट्रीय एकीकरण के अंदर जुड़ाव का काम करती हैं, राष्ट्र को एक राष्ट्रीयता से जोड़ने का काम करती हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि जो स्थानीय जो भाषाएं होती हैं या समान भाषा को बोलने वाले लोगों के में एकीकरण की जो प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है, उनमें भावनात्मक लगाव ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि जो एक अपकेंद्रीय शक्ति जो एक राष्ट्रीयता के अंदर बाधा का काम करती है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। और हमने कहा कि स्वतंत्रता के बाद ऐसी स्थितियाँ हमें देखने को भी मिली कि दक्षिण के राज्यों के अंदर हिंदी का विरोध होना, और तमिल के अंदर सबसे ज़्यादा हुआ, और उसके बाद तमिल तेलुगु इन भाषाओं के कारण अलग अलग जो डिमांड्स थी वो भी उठी। और राज्यों का जो गठन है वो भी भारत के अंदर समय समय पर भाषाओं के आधार पे किया गया, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो। और कई बार इस तरह के इन सांस्कृतिक जहाँ संक्रमण मिलता है वहाँ पर इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो एक अंतर्राज्यीय विवाद को भी जन्म देते हैं। अगर हम पिछले कुछ समय के अंदर इस तरह के विवाद जो है देखने को भी मिले कि कर्नाटक ने अस्थायी रूप से अपनी जो राजधानी को बेलगांव के अंदर शिफ्ट किया, और उसका एक कॉन्फ्लिक्ट महाराष्ट्र और जो कर्नाटक का जो गवर्नमेंट है उसके अंदर देखने को भी मिला, क्योंकि ज़्यादातर जो बेलगांव जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से कर्नाटक का हिस्सा है, लेकिन वहाँ का जो सामाजिक भाषाई और सांस्कृतिक जो स्वरूप है वो महाराष्ट्र से ज़्यादा नज़दीक रखता है। तो इस तरह के जो विवाद विभिन्न राज्यों के मध्य में भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के जो विवाद होते हैं हमारी राष्ट्रीयता को या राष्ट्र की संप्रभुता को कमज़ोर करने का काम करते हैं। तो इस तरह के जो विवाद समय समय पे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के संदर्भ में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल भाषाई आधार राज्यों के गठन का कारण रहा, क्योंकि बहुत सारे भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक विकास में पिछड़ापन, और उसी के कारण से जो झारखंड की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तो इनका जो गठन जो हुआ था उसका आधार ही पिछड़ापन रहा। तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें राज्यों के गठन के संदर्भ में देखने को मिलती हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये जो क्षेत्रीयता की जो भावना है वो हमारी राष्ट्रीयता को कमज़ोर करने का काम करती हैं। लेकिन वर्तमान समय में क्योंकि हमने 22 भाषाओं को स्वीकार किया है, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उसको एक्सेप्टेंस किया है, तो अब वो क्षेत्रीयता की भावना उस रूप में हमें देखने को नहीं मिली है। साथ ही जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, लोगों की मोबिलिटी हुई, माइग्रेशन हुआ, एक दूसरे के अंदर कल्चर को समझने के जो प्रयास हैं वो बढ़े हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का विभिन्न अलग अलग राज्यों के अंदर प्रवेश, जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उनका जैसे जैसे प्रवेश हुआ है, वहाँ पर ये जो भाषाई आधार पर जो क्षेत्रीयता की भावना है वो धीरे धीरे कमज़ोर हुई है। और इसके कमज़ोर होने से राष्ट्रीयता की भावना जो होती है
एक राष्ट्र के प्रेम की जो भावना होती है उसके अंदर जो वृद्धि हमें देखने को मिली है। आप टीवी को ले लीजिए, आप फिल्म्स को ले लीजिए, आज हम कोई भी जो मूवी जो बनती है, चाहे वो साउथ में बनती है तो उसको अलग अलग लैंग्वेज के अंदर जो है एक साथ सिनेमाघरों में जारी होती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, या हिंदी भाषी जो मूवीज़ होती हैं वो भी अन्य भाषाओं में, तो एक सांस्कृतिक एक भाषाई जो लगाव है वो धीरे धीरे एक दूसरे से बढ़ा है। तो जो भाषा के आधार पर जो एक क्षेत्रीयता की जो भावना स्वतंत्रता के आरंभ में हमें देखने को मिली, तो वो अब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी है। और वर्तमान में क्षेत्रीयता में जो विषय हैं वो पिछड़ेपन के, विकास के स्तर के अंदर अंतर के कारण हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम प्रादेशिक चेतना की बात करें तो प्रादेशिक चेतना जो है एक बड़ा व्यापक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम प्रदेश की बात करते हैं तो ऑब्वियस है कि हम कोई स्पेसिफिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उस स्पेसिफिक क्षेत्र के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं उस क्षेत्र से जो लगाव होता है, आप चाहे स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के हैं, आप स्टूडेंट राजस्थान के हैं, आप स्टूडेंट हरियाणा के हैं, आप स्टूडेंट गुजरात के हैं, तो कहीं न कहीं आपका एक आत्मीय जो लगाव होता है वो आपकी उस क्षेत्रीयता या उस राज्य के प्रति हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और यही एक तरह से जो प्रादेशिक जो चेतना होती है उसको जन्म देता है। प्रादेशिक चेतना को अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो किसी भी रीजन के अंदर, किसी भी प्रदेश में जो रहने वाले जो लोग होते हैं उसमें उस प्रदेश के निवासियों का उस प्रदेश के प्रति एक भावनात्मक लगाव होता है। और वो भावनात्मक लगाव अपनी एक स्वतंत्र पहचान को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। और ये जो अपनी क्षेत्रीय पहचान को बनाए रखना ये प्रादेशिक चेतना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और प्रादेशिक चेतना जो होती है इसको अगर हम विकास से और दूसरे विषयों से जोड़ के देखें तो इसके संकीर्णता के विचार से भी देख सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो ये एक पॉजिटिव जो है वो दृष्टिकोण भी होता है। लेकिन जब कभी आप अपने क्षेत्र के प्रति अति लगाव और अन्य प्रदेशों अपने अन्य जो राष्ट्र के जो प्रदेश होते हैं उनके प्रति एक अलगाव की जो स्थिति होती है, और उस स्थिति में जब राष्ट्रीय चेतना की जब हम बात, प्रादेशिक चेतना की जब हम बात करते हैं तो वो क्षेत्रीयता को जन्म देती है। और वो क्षेत्रीयता जो है उस प्रदेश में रहने वाले लोग अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके उत्थान की बात करते हैं, तो वहाँ तक तो वो ठीक है। लेकिन जब वो अलगाव की तरफ जाती है क्षेत्रीय चेतना तो वहाँ वो राष्ट्रीयता को कमज़ोर करने का काम करती है। ऐसी जो स्थितियाँ हैं समय समय पे हमने जो भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ बोडोलैंड की बात करें तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हमें देखने को मिली, या जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस तरह की जो क्षेत्रीयता के बाद अलगाव की जो स्थितियाँ हैं वो राष्ट्र को कमज़ोर करने का काम करती हैं। पूर्व के अंदर जो पंजाब के अंदर लंबे समय तक जो राजनीतिक अस्थिरता रही जिसके कारण जिसको दबाने खालिस्तान की जो समस्या थी, खालिस्तान को एक अलग सेपरेट प्रदेश या राष्ट्र बनाने की जो बात थी जिसको इंदिरा गांधी ने अपने प्रयासों से उसको ख़त्म किया। और तो वो जो अलगाव की जो स्थितियां हैं वो राष्ट्रीयता में किस तरह से बाधक बनती हैं, ये आप खालिस्तान और उत्तर पूर्वी जैसे मैंने बोडोलैंड, नागालैंड, इन तरह की चीज़ों की बात की, वो इससे बिल्कुल स्पष्ट भी हमें स्पष्टता की जो स्थिति है हमें देखने को मिलती है। अब ये जो क्षेत्रीयता जो है या प्रादेशिक चेतना की जो संकीर्णता की जब हम बात करते हैं तो समय समय पर इस तरह की जो चीज़ें हैं भारत में जो विभिन्न राज्य हैं, राज्यों के अंदर भी जो विभिन्न भाग हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लें तो भाषाएं के आधार पे जो क्षेत्रीयता की जो भावना है स्टेट लेवल पे अवध प्रदेश के रूप में, हरित प्रदेश के रूप में, तो ये जो चीज़ें हैं एक संकीर्ण क्षेत्रीयता को जन्म देती हैं और ये राष्ट्रीय जो एकता जो होती है उसको कमज़ोर भी करती हैं। मराठा क्षेत्र, विदर्भ की बात कर लें, सौराष्ट्र की बात कर लें, तो ये अलगाव जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो अलग ही अलगाव की जो स्थितियाँ हमें देखने को मिलती हैं। प्रादेशिक जो विषमताएं होती हैं वो भी जो क्षेत्रवाद होता है उसको बढ़ाती हैं, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हैं दो विभिन्न स्टेट्स के संदर्भ में
तो उनका जो डेवलपमेंट का जो लेवल होता है उसमें जब अंतर आता है तो वो क्षेत्रीयता को या प्रादेशिक जो लगाव है उसको बढ़ाने की बात करती है। विकास में के अपने योगदान को बढ़ाने के लिए तो इस विकास के दृष्टिकोण से छोटे राज्यों की जब मांग की गई थी तो झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स थे उनका निर्माण भी किया गया। अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में स्थापित करने के लिए भी इस तरह की जो प्रादेशिक जो चेतना होती है या क्षेत्रीयतावाद जो होता है वो बढ़ाने का काम करता है। और समान विकास की बात भी जो प्रादेशिक चेतना का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रादेशिक जो चेतना होती है वो सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। यानी जब विकास की बात करें, विषमताओं को दूर करने की बात करें तो लोगों के ऑल ओवर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो जो प्रादेशिक जो चेतना है या अपने हितों के प्रति जागरूक रहना की भावना जो होती है वो नो डाउट एक सकारात्मक और एक राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाला बात है। लेकिन एक अलगाव के रूप में जब किसी क्षेत्र को स्थापित करने की बात की जाती है तो वो निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र को कमज़ोर करने का काम करती है प्रादेशिक चेतना। अब ये प्रादेशिक जो चेतना की जो भावना है, ऐसा क्या है कि ये जो प्रादेशिक जो चेतना है इसका डेवलपमेंट हुआ, अगर हम इसको एनालिसिस करें तो प्रादेशिक चेतना के विकास के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की जो कारक होती हैं जिम्मेदार होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आंतरिक कारकों की हम बात करें तो सामाजिक व सांस्कृतिक जो पहचान होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसका आधार जाति हो सकती है, उसका आधार समुदाय हो सकता है, उसका आधार जनजातीय क्षेत्र हो सकता है। तो ये अपनी पहचान को स्थापित रखने के लिए इस तरह के जो आंतरिक जो कारक हैं समय समय पर भारत के अंदर उभरते रहे हैं। और आर्थिक कारकों की बात करें तो जब मैंने जैसे कहा कि जो विकास में विषमताएं होती हैं, क्षेत्रीय विषमताएं जब होती हैं, चाहे वो इनकम में हो यानी प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से हो, संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिकोण से हो, रोजगार के अवसर के दृष्टिकोण से हो, तो ये जो असमानताएं जो होती हैं वो भी जो प्रादेशिक जो चेतना को डेवलप करने का काम करती हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी होते हैं, विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं उनकी जो भौगोलिक जो स्थितियां होती हैं वो भी जो प्रादेशिक जो चेतना होती है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हों तो उनकी अपनी जनजातीय क्षेत्र हों तो उनका अपना एक जो भौगोलिक जो एटमॉस्फेयर है वो एक तरह से उस प्रादेशिक चेतना को डेवलप करने का काम करता है। राजनीतिक हित और विचारधारा ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे भारत का अगर हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की हम बात करें तो अब धीरे धीरे जब स्वतंत्र हुआ तब यहाँ पे एक राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस था उसका प्रभुत्व था, फिर धीरे धीरे अन्य पार्टियां हुई और धीरे धीरे जब ये बहुदलीय शासन व्यवस्थाओं का विकास हुआ तो क्षेत्रीय जो पार्टियां थी उनका जो उदय जो हुआ था इस प्रादेशिक चेतना के कारण ही हुआ था। यानी स्थानीय पहचान को बनाते हुए विकास की डिमांड रखना, तो यानी राजनीतिक हित और जो विचारधाराएं जो होती हैं वो भी प्रादेशिक चेतना को प्रोत्साहित करने का काम करती हैं। अगर हम बाह्य कारकों की बात करें तो विदेशी राज्यों द्वारा इस तरह के आर्थिक जो सहायताएं दी जाती हैं जिससे कि एक तरह से पृथकतावादी जो प्रादेशिक जो चेतना होती है उसका जन्म होता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो पाकिस्तान के द्वारा समय समय पर इस तरह की चीज़ें की गई हैं। इसी तरह की जो आर्थिक जो सहायताएँ हैं, अगर हम भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात करें तो चीन के द्वारा इस तरह की जो बाह्य कारकों के रूप में इस तरह की जो क्षेत्रीयता को या पृथकतावाद को बढ़ाने के काम किए जाते रहे हैं। अब यहाँ प्रादेशिक चेतना या राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या किया जाए जिससे कि उसको हम प्रोत्साहित कर सकें, या हम भाषाओं के आधार पे, सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप के आधार पे हम भारत की राष्ट्रीय एकत्व को, इसकी संप्रभुता को या एक नेशन की जो कॉन्सेप्ट होती है उसको मजबूत कैसे करें। तो उसके लिए हमें जो सामाजिक प्रयास यानी कि एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, मानव संसाधन विकास, इन सब चीज़ों का विकास हमें करना पड़ेगा। आर्थिक जो क्षेत्रों में भी हमें जो क्षेत्रीय विषमताएं जो आर्थिक आधार पे हमें देखने को मिलती है तो
तो उद्योगों का, आधारभूत संरचनाओं का, रोजगार का, इस तरह का हमें संरक्षण जो है सृजन करना पड़ेगा। और हमारे पास जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है या प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें स्थानीय लोगों की सहभागिता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हम राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ा सकते हैं। प्रादेशिक चेतना को संकीर्णता से निकालकर विकास के स्तर तक हम ले जा सकते हैं। तो यहाँ हमें डिसेंट्रलाइजेशन की बात करनी पड़ेगी, या कहें कि बॉटम टू टॉप जो अप्रोच जो होती है उसको, यानी ग्रास रूट जो अप्रोच होती है, यानी निम्न स्तर पर विकास को करना, उस तरह के जो प्रयास हैं हमें करने पड़ेंगे, जिससे कि इन पृथकतावादी और विभाजनकारी जो शक्तियां होती हैं उनको हम दबा सकें। अब यहाँ जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाले जो तत्व हैं उनकी हमने बात की, तो ऐसा नहीं है कि हम जो फिजिकल जो फैक्टर्स होती हैं वो भी एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। जहाँ मैदानी क्षेत्र होते हैं, बेहतर कनेक्टिविटी होती है, बेहतर व्यापारिक संबंध होते हैं, तो वो फिजियोग्राफी जो है वो भी एक तरह से जुड़ी हुई है। भारत में जो नदियाँ हैं विभिन्न राज्यों से होकर गुजरती हैं, उनका अपना एक धार्मिक जो लगाव है, जो विभिन्न राज्यों में रहने वाले जो लोग हैं उसमें एकत्व का या समन्वय का काम करता है। जलवायु की बात करें तो ये भी हमारी एक राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। मानसूनी जलवायु हमारे यहाँ मिलती है, उसके हिसाब से यहाँ पर जो कृषि करने की जो तरीके हैं उसके अंदर भी समानता हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही मानव और प्रकृति के मध्य जो अंतरक्रिया है, संस्कृतियों का आपसी सम्मिश्रण है, या सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का एक जो क्षैतिज विस्तार, जो एक डेवलपमेंट के साथ जो माइग्रेशन की जो स्थितियां हुई हैं, या विभिन्न जो मोड हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन के मोड, चाहे सूचनाओं के आदान प्रदान के, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये सब चीज़ें भी आपकी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का काम करती हैं। साथ ही हमारा जो वसुदेव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, जो भारतीय जो वैदिक जो संस्कृति है, पौराणिक जो परंपराएं हैं, चाहे वो धार्मिक परंपराएं हों, चाहे वो सांस्कृतिक जो जुड़े हुए हों, विभिन्न समय समय पे जो धर्म सुधार आंदोलन जो किए गए थे वो भी इस राष्ट्रीयता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे वो भक्ति आंदोलन हो, सूफी आंदोलन हो, या विभिन्न जो संगीत और नृत्य कला जो ये चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें भारत की राष्ट्रीयता को और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का काम करते हैं। यही बात मैंने यहाँ भी आप लोगों को बताई है कि अंतर प्रादेशिक आर्थिक संपर्क या राष्ट्रीय घरेलू जो बाजार का आविर्भाव हुआ, माइग्रेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एक दूसरे से जुड़ा, विभिन्न जो एक दूसरे के जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ विभिन्न जो रॉ मटेरियल्स हैं और जो प्रिपेयर्ड मटेरियल हैं, जो डिमांड्स जो होती हैं, तो ये भी जो परिवहन के माध्यम से सामान को लाना ले जाना, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का काम करते हैं। परिवहन के साधनों का विकास हुआ, मैंने जैसे कहा कम्युनिकेशन के जो वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टीवी, फिल्म, टेलीकम्युनिकेशन और प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स वगैरह। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, हम भारत के लोग, ये जो हम भारत के लोग हैं पूरे प्रियम्बल की आत्मा है, यानी ये अपने आप में पूरी राष्ट्रीयता को समावेशित किया हुआ है, जिससे कि भारतीय संविधान में किए गए या हम ये कहें कि लोगों को दिए गए मौलिक अधिकार हो, या नीति निर्देशक तत्व हो, या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, ये सब चीज़ें भारत की राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का काम करते हैं। साथ ही विभिन्न भाषाओं को अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने के साथ साथ एक समन्वयकारी जो प्रभाव है संविधान के द्वारा किया जाता रहा है, और समय समय के पर इस संविधान में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के संदर्भ में जो संवैधानिक जो संशोधन है वो भी किए जाते रहे हैं। ये जो विषय है आज जो वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया, बेसिकली ये आपको भारत में विविधता में एकता को समझने के लिए, या हमारे यहाँ जो प्रादेशिकरण या क्षेत्रीयता की भावना के कारण विभिन्न तरह की जो सामाजिक सांस्कृतिक जो समस्याएं पैदा होती हैं उसको समझने के लिए
बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इन जब समस्याओं को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद जो माध्यम है जिनके द्वारा इन समस्याओं का सॉल्यूशन किया जा सकता है, वो आप जब पढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो तब आपके ये जो चीज़ें हैं, समन्वयकारी जो चीज़ें हैं, वो समझ में आती हैं। तो ये जो विषय है आप रीजनल प्लानिंग के अंदर भी पढ़ेंगे, ये जो विषय है भारत के भूगोल के अंदर में भी पढ़ेंगे, ये जो विषय है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर में भी पढ़ेंगे। तो ये हर बच्चे को ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना चाहिए। और मैंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की मजबूती के लिए जब तक नेशन की कॉन्सेप्ट, राष्ट्रीयता की भावना अंदर से नहीं आएगी, आपको जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ की जब हम बात करते हैं, जो मूल कर्तव्यों की बात करते हैं, तो वो उस राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और उस राष्ट्रीयता को भावनात्मक रूप से मजबूत प्रदान करने की बात जो है उसके अंदर निहित होती है। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई भी जो बच्चे डिमांड भी करते हैं, तो कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जो रेगुलर जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो नहीं पा रही हैं। अब एकमात्र यही एक मोड बचा हुआ है जिसके माध्यम से हम आपके साथ संवाद कर पा रहे हैं। आने वाले समय में जो और पेपर्स हैं, फिजिकल ज्योग्राफी है और ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको हम बोर्ड के माध्यम से आपके साथ कम्युनिकेट करें, जिससे कि आपको चीज़ें और ज़्यादा बेहतर समझ में आए। धन्यवाद।